गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 6 तीन वर्ग और श्रेणी ये लेसन पढ़ेंगे। इसके बारे में विवेचना करेंगे। इसमें तीन वर्ग और श्रेणी, इसमें मुख्य रूप से सामंतवाद के उदय, तीन वर्गों और श्रेणियों का किस तरह से जन्म हुआ और किस तरह से उनका विकास हुआ, इस पर विवेचना करेंगे। सबसे पहले इनके जानकारी के क्या स्रोत, इनके वर्गों के बारे में जानने के क्या स्रोत हमें मिलते हैं। ये विशेष संदर्भ है 11वीं से लेकर के 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। उस समय के प्राप्त भूलेख, भूस्वामित्व और प्रपत्र वगैरह जो हमें प्राप्त होते हैं, वही उस समय के जानकारी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। कुछ अभिलेख भी इस बारे में प्राप्त होते हैं हमें 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य, और उनको हम इसका माध्यम, जानकारी के स्रोत का माध्यम। सामंती ऐसा माना जाता है कि शार्लमैन के समय में 712 ईस्वी से लेकर के और 814 तक शार्लमैन के समय में सामंतवाद का उदय हुआ, लेकिन उसके हमें पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। आधिकारिक तौर पे इसका उदय, सामंतवाद का उदय 11वीं शताब्दी में माना जाता है, जब नॉर्मंडी के शासक जो कि फ्रांस का एक प्रांत था, फ्रांस, उसने इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सेक्शन राजाओं पे अधिकार स्थापित करके और वहाँ पर सेक्शन राजाओं को हराने के बाद वहाँ पे अपना शासन और प्रभुत्व स्थापित किया, और वहाँ से यहाँ पर वो अपने साथ 118 लोगों को नॉर्मंडी से लेकर के गया था। वहाँ जाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड पे, उसने उन अपने जो अभिजात वर्ग के मित्र थे उसके, या जो उसके सहयोगी थे, उनको उसने सारी भूमि को इंग्लैंड की भूमि को बांट दिया। यहाँ से सामंतवाद का उदय यूरोप में माना जाता है। यूरोप में सामंतवाद के उदय में सामंत कौन थे? यद्यपि हम ऐसा यूरोप में तो हम मानते हैं कि 11वीं शताब्दी के बाद उसका सामंतवाद अस्तित्व में आया, लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में इसकी विवेचना करते हैं, भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो उत्तर गुप्त युग लगभग 550 ईस्वी के मध्य हमें कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं ताम्र पत्रों पे, और उनसे ऐसा उसमें सामंतों का जिक्र आया है। तो ये हमें पता चलता है कि भारत में तो 6वीं शताब्दी में ही सामंतवाद का उदय है। अब सामंत कौन थे? ये जो राजा, सामंतों को लार्ड कहा जाता था, और राजा अपनी भूमि सामंतों को, लार्डों को बांट देता था, और बदले में वो उस भूमि के पूरे स्वामी माने जाते थे, और वो उस भूमि से प्राप्त कर को भी अपने पास ही रखते थे, और उसका कुछ भाग जो है राजा को भेजते थे। इनकी जो सबसे मुख्य बात थी, राजा हर सामंत के पास अपनी एक सेना होती थी, और राजा उस समय जो प्रश्न में था, राजा अपनी स्वयं की सेना नहीं रखता था। जब उसको युद्ध वगैरह में आवश्यकता पड़ती थी, तो इन्हीं सामंतों से वो सैन्य सहायता ले करके और युद्ध में भाग लेता था। इसके यद्यपि बहुत सारे लाभ थे कि राजा एक लंबे खर्च से बच गया, उसको जो है एक स्थायी सेना नहीं रखनी पड़ी, लेकिन इसका कुछ जो मुख्य दोष था, कुछ सामंत इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो राजा को भी, मतलब राजा से भी युद्ध करने को तत्पर हो जाते थे। ऐसे हमें इतिहास में हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि सामंत शक्तिशाली होकर के उसने अपने ही राजा को पराजित किया। ये तो है सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था में जो मुख्य, जो किसानों का, उसमें बहुत अधिक शोषण होता था, क्योंकि सामंत अपनी भूमि को किसानों को देते थे कृषि करने के लिए, और कृषक उन्हें पीजेंट्स कहा जाता था, अपनी भूमि के साथ साथ सामंत की भी भूमि पर खेती करता था, और उसका अधिकांश लाभ सामंत को ही प्राप्त होता था। ये सामंत युग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद आते हैं हम तीन वर्ग, जो जैसे कि इस पाठ से स्पष्ट है, तीन वर्ग में उस समय का समाज 3 वर्ग में विभाजित था। पादरी वर्ग,
अभिजात वर्ग और कृषक। पादरी वर्ग जो धार्मिक आयोजन धार्मिक क्रियाकांडों को क्रियात्मक रूप देते थे वो पादरी कहलाते थे। उस समय चर्च में, आज भी चर्च के जो धार्मिक गुरु होते हैं उन्हें पादरी ही कहा जाता है। ये बहुत शक्तिशाली वर्ग था पादरी वर्ग। उसमें रोमन साम्राज्य में भी ये शक्तिशाली वर्ग था, उसके बाद के काल में भी ये बहुत पादरी वर्ग बहुत शक्तिशाली वर्ग था और पूरे शासन पर भी इसका नियंत्रण होता था। शासन पर मतलब कि यहाँ तक कि उस समय अगर यूरोपीय इतिहास को हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि पादरी वर्ग का या पोप का पूरे कैथोलिक धार्मिक संप्रदाय पे पूरा अधिकार होता था। ये सर्वोच्च थे। सारा राजा भी इनसे ही सलाह करके ले करके सारे कामकाज करता था। में सबसे बड़ी चीज ये सभी करों से मुक्त थे। इनके बड़े बड़े आश्रम होते थे, बड़े बड़े चर्च होते थे, कैथेड्रल होते थे, उनके पास बहुत मात्रा में भूमि होती थी और इनको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। और दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग, जो राजा के सहयोगी और बड़े बड़े भूमियों के लॉर्ड या सामंत जो होते थे वो अभिजात वर्ग में आते थे। उनके सेनापति ये सब अभिजात वर्ग में आते थे।